इतना बड़ा शायर आया था तुमने सुना नहीं, बताओ क्या मजाक है। गलत बात। जिंदगी से कोई उसके कितने दूर चला गया था, तुमने उसे पास भी आने नहीं दिया। बेटा सुन लेते। ओके, सुनो उधर। हाँ जी हाँ जी, चलो आप सुनो सुनो सुनो। हाँ? बड़े बहके बहके से तुम लग रहे हो। सुनो सुनो। बड़े बहके बहके से तुम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा नशा कर लिया क्या। बड़े बहके बहके से तुम लग रहे हो, बहुत ज़्यादा नशा कर लिया क्या। और बड़े नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। हाँ, हाँ। दूसरे सुनो, चलो कोई बात नहीं है। शमाए आरजू मैंने जलाई। आरजू समझते हैं ना। यस, शमा भी समझते होंगे। यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी। शमाए आरजू मैंने जलाई, तुम नहीं आए। ये लास्ट वाली लाइन आप दोहराओगे तो आपको शायरी आ जाएगी। शमाए आरजू मैंने जलाई, तुम नहीं आए। तुम्हारी याद ही तड़पाने आई, तुम नहीं आए। शमाए आरजू मैंने जलाई, तुम नहीं आए। तुम्हारी याद ही तड़पाने आई, तुम नहीं आए। तुम्हारी राह तक तक कर मेरी पथरा गई आंखें, सितारों ने हंसी मेरी उड़ाई, तुम नहीं आए। तुम्हारी राह तक तक कर मेरी पथरा गई आंखें, सितारों ने हंसी मेरी उड़ाई, तुम नहीं आए। मेरा क्या हाल था ये पूछने को आए सब, लेकिन तेरी आरज़ू थी मौत आई, तुम नहीं आए। चलो बड़े है, चलो खैर। अब सुनो, अब जरा काम की अगली बात सुनाए। तो पेपर समझना है, पेपर नहीं समझना। चलो तुम तो लगे रहोगे बेटा। अब सुनो, अब छोटी सी अपनी हम स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट करें, मतलब एग्ज़ाम्स के लिए। तो हाँ जी हाँ जी। पहला क्वेश्चन तो जनरली सबसे पहले बच्चे ही पूछते हैं, सर पढ़ तो लिया, अब रिवाइज कैसे करना है। ठीक है जी। सीक्वेंस। हाँ जी हाँ जी, बताओ। ओए यार, इतने तू कपड़े पहन के आए, स्वेट शर्ट, फिर भी तुझे ऐसी की पड़ी। बादाम खाया कर बेटा, शरीर में गर्मी रहेगी। हाँ जी, चलो। जवानी में खून गर्म होता है बेटा, तो ठंड लग रही है। हाँ तो कैसे कैसे बात कर रहा है। चलो खैर, चलो सुनो सुनो सुनो। हाँ जी, चलो भाई सुनो, अब जरा अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी सुनो। सिंपल सा कि रिवीजन जब आपको करनी है तो सीक्वेंस ऑफ रिवीजन अपना सिंपली इस सीक्वेंस को मेंटेन करें। डेफिनेटली सर्विस 6 फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, 50 मार्क्स का है। फिर सैंडविच क्रेडिट, कॉमन चैप्टर्स, एक्साइज, कस्टम और एफटीपी तो वैसे है। वो बेसिकली एफटीपी में वही बताया आपको, फर्स्ट चैप्टर और वो एमईआईएस और एससीआईएस। अच्छा, अब जो आप रिवाइज करते हैं इसमें अक्सर बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है सर, अब जब हम रिवाइज करने के लिए लेट्स सपोज सर्विस 6 उठाएं तो रिवीजन करते टाइम हम इसे पढ़े किस तरीके से, इन द सेंस कि जैसे पढ़ते टाइम आप इस पेज पढ़ते फिर वहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए। ठीक है। तो अक्सर पूछता है बच्चा कि क्या हमको रिवीजन करते टाइम भी वैसे ही करना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो बेटा रिवीजन के टाइम पर आपको वैसे नहीं करना। आपने सिंपली चैप्टर एक लेना है और उसे स्ट्रेट अवे पूरे चैप्टर को फिनिश अप करना है। उस टाइम पर जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर आपको पेज की शिफ्टिंग की ज़रूरत थी, इन द सेंस कि एक बात आई, अब वो बात क्या थी उस टाइम पता नहीं थी। आज बात करेंगे तो आज एज अ होल आपको वो बात पता है। मैं एक्साइज पढ़ रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैन्युफैक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ आ गया शो कॉज नोटिस आया, तो आज आपको उसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम शो कॉज नोटिस तो पक्का नहीं देखना बेटा, वो तो इतनी बार बोल लिया। हाँ जी। तो बेसिकली वो पेज शिफ्टिंग की ज़रूरत अब रिवीजन के टाइम पर आपको पड़ेगी नहीं। चैप्टर वाइज उठाना है, चैप्टर वाइज जो है आपको चैप्टर ख़त्म
कोई भी एक चैप्टर लीजिए, उस चैप्टर को पूरा ख़त्म करें। चैप्टर जब आपका रिवीजन में ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद वो स्कैनर जो आपने ऑफिस से प्रिंट आउट निकाले होंगे हाँ जी, ठीक है जी, तो उस स्कैनर को आप अपने पास रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। बेटा बटेगा तो तब जब छपेगा तो वेबसाइट पर सारा डाला हुआ है, तो वो सारा जो होगा बेटा वेबसाइट पे, और अब वो कंप्लीट हो जाएगा। कल सिर्फ सीसीआर बचा हुआ है, बाकी पूरा डल चुका है। तो आप उसके अब सारे प्रिंट आउट ऑफिस से निकाल लेना, क्लाइंट प्लेस से निकाल लेना, जहाँ से भी निकाल लेना। डमी करोगे तो ये नुकसान तो होगा बेटा। अब स्कैनर 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 जो आपको यूज़ करना है बेटा, तो सिंपल सा स्कैनर का स्टेप आपका सिंपली क्या है कि आप सर्विसेज का एक चैप्टर लेट्स सपोज पॉप्स जो है उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, तो जब बुक से रिवाइज हो जाए उसके बाद स्कैनर में पॉप्स का जो चैप्टर वेबसाइट पर होगा उसके सारे क्वेश्चंस लेकर के आपने करने हैं। क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर सोचें कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, फिर उसका आंसर देखें। अगर वो आंसर सही है और अगर आज सही है तो वो एग्ज़ाम में भी सही होगा, उसके ऊपर आपको मेहनत नहीं करनी है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपने जो सोचा वो कुछ और था, बट फाइनल आंसर जो उसमें स्कैनर में मिला वो कुछ अलग निकला, तो वहाँ पर आपको सोचना है कि मेरी मिस्टेक जो है वो कहाँ हो गई। और आंसर पढ़ते टाइम यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो गई। मैं क्वेश्चन में इस शब्द को शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ गया, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रोवाइडर और रिसीवर दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के थे और रूल आउट पिक्चर में आ जाना चाहिए था, मुझसे मिस हो गया। तो वो जिसमें भी मिस्टेक निकली उस मिस्टेक को आप हाईलाइट कर लें। मान लीजिए आपकी 4-5 मिस्टेक एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर निकली, तो जो मिस्टेक्स निकली उसको जनरल जो है आप सोचे ये मिस्टेक नॉर्मल कोर्स में मेरे जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन पढ़ा इस वजह से हो गई, या क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बड़ी टेक्निकल थी, मेरे से ही नहीं नॉर्मली शायद कोई भी पढ़ेगा तो उससे मिस्टेक हो जाएगी। ये आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। अगर जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से वो मिस्टेक हो गई तो वो आपने पहले चैप्टर में मिस्टेक करी, चांसेस आर फुल नेक्स्ट चैप्टर जब आप करोगे तो वो मिस्टेक्स आपकी दूर हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन ही बड़ा टेक्निकल था जिसको कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट बड़े मिस्टेक हो जाए, तो उस क्वेश्चन को आप स्पेसिफिकली हाईलाइट कर लें। एक चैप्टर में ऐसे मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चंस निकलेंगे जो शायद बहुत टेक्निकल थे और नॉर्मली सॉल्व नहीं हुए। उन क्वेश्चंस को आपने हाईलाइट कर लिया इन द सेंस कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको स्कैनर पूरा नहीं करना। वो जो 2-3 क्वेश्चन है चैप्टर में निकले, आपको वो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पर आपको देखने हैं। कितने लोग हैं वैसे जिन्होंने स्कैनर की शक्ल देखी है? काफ़ी ने देख ली बेटा, गुड। देखने का मतलब प्रिंट आउट निकाल के नहीं, पढ़ करके। चलो बढ़िया। ठीक। अच्छा, ऑलमोस्ट आप इस चीज़ को आप गारंटेड समझ के चले, आईसीआई आपका पेपर कैसा भी पूछे, किसी भी लेवल का पूछे, आपको क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे वो फ्रॉम विद इन द स्कैनर मिलेंगे। मतलब आपकी मेहनत ये नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से कुछ आने वाला है, सब क्वेश्चंस फ्रॉम विद इन द स्कैनर होंगे, उसमें कुछ भी छोड़ा ही नहीं हुआ बेटा, वो काफ़ी मोटा है। आपको सिर्फ स्कैनर कंप्लीट करना है, रेस्ट एश्योर्ड की सारे क्वेश्चन जो होंगे वहीं से आएंगे। अगर टाइम कम पड़ रहा हो, पूरा स्कैनर ना हो रहा हो, तो उस केस में आप अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाएं, एग्जामिनेशन का जो पहला पेपर होता है और पहला क्वेश्चन, वो मैंने आपको ये बताया था कि पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो है वो 4 एरिया से वो पूछता है। तो एक साइज़ में वैल्यूएशन का चैप्टर है और एक एसएसआई का जिसे हम कल पैकअप करेंगे, उन 2 जगह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। सर्विस टैक्स में आपका वैल्यूएशन का चैप्टर है, अगेन एसएसपी का चैप्टर है, उसमें से प्रैक्टिकल पूछते हैं। कस्टम में आपका वैल्यूएशन का चैप्टर है, उसमें से प्रैक्टिकल आता है। सैनविट क्रेडिट में आपके 2 एरिया में से प्रैक्टिकल थे। एक एरिया आपका वो था रिमूवल ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसको यूज़ करके आप रिमूव करते थे, और एक वो था आईएसडी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ये पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, इनमें से आपके 20 नंबर जो है वो कंफर्टेबली, और प्रैक्टिकल में पूरे बेटा फुल नंबर आते हैं। तो आपने ये चैप्टर्स प्रायोरिटी बेसिस पर रिवाइज करने हैं, और स्कैनर में इतनी प्रॉब्लम्स है करने के बाद आपको कोई एग्ज़ाम में कोई नया क्वेश्चन आए उस तरीके की कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं। तो जब आपको लगे स्कैनर पूरा नहीं कर पाएंगे, टाइम की शॉर्टेज है, बहुत ग्रुप्स या कोई भी इशू,
तो भी आपको ये प्रैक्टिकल चैप्टर फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको आपने निपटा लेनी है। हाँ जी, तो लिखे नहीं बेटा अभी तुमने? अच्छा चलो, एक्सरसाइज में वैल्यूएशन एंड एसएसआई, सर्विस टैक्स में भी सेम है, वैल्यूएशन एंड एसएसपी। कस्टम इज योर वैल्यूएशन एंड सैंडविच क्रेडिट में से हमारे पास रिमूवल ऑफ कैपिटल गुड्स आफ्टर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी। तो ये आपने हर हालत में स्कैनर में से करने हैं, जितने भी क्वेश्चन हो वो सब करने हैं। 20 नंबर आपने यहाँ से अपने फिक्स करने हैं। अब इस 20 नंबर को साइड करने के बाद अगली स्ट्रेटेजी जो आपकी रहे, एग्ज़ाम का जो अगला फोकस एरिया होता है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अलावा सेकंड फोकस एरिया होता है अमेंडमेंट्स। लास्ट टाइम खास तौर से क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट्स नहीं पूछी, तो इस टाइम के लिए नहीं पूछी का मतलब ये नहीं था बिल्कुल नहीं पूछी, एक्सपेक्टेड से कम पूछी। लास्ट टू लास्ट टाइम अमेंडमेंट्स लगभग 45 नंबर की पूछी थी, लास्ट टू लास्ट टाइम। तो होता क्या बेटा, लास्ट टू लास्ट टाइम इतने की पूछी तो बच्चों ने क्या किया होगा, अमेंडमेंट्स। तो एग्जामिनर आपका भी उस्ताद है, उसने बोला थोड़ी कम कर लेते हैं। बट इस टाइम के लिए पिछली वाली अमेंडमेंट्स और अब वाली अमेंडमेंट्स दोनों की वो आपसे भरपूर कमी पूरी करेगा। आपने जितना कुछ पढ़ा वो सब अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है। बाकी से पॉइंट ये है कि लास्ट टाइम वाली अमेंडमेंट्स कौन थी, तो उसकी एक लिस्ट तैयार करके मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा। मटेरियल्स के अंदर सारा डिस्कशन है, मैं लिस्ट सिर्फ तैयार कर दूंगा कि हाँ ये लास्ट टाइम हुई थी, तो रिवीजन करते टाइम आपको थोड़ा उसको एम्फेसिस उन पॉइंट्स को जो है वो रिवाइज करना है। और जो इस बार की अमेंडमेंट्स है, जो लास्ट 6 मंथ्स की अमेंडमेंट्स है, तो वो लास्ट 6 मंथ्स की अमेंडमेंट जो है बेटा वो एक हमारी वेबसाइट पर हम पूरी अमेंडमेंट बुकलेट जो है वो आपको देंगे। और आईसीआई वैसे आपको अमेंडमेंट्स के नाम पर जो जो कहता है 3 मटेरियल बेटा वो निकाल के देता है। एक वो देता है सप्लीमेंट्री मटेरियल, एक आपको देता है बेटा वो सेलेक्ट केसेस की बुकलेट छाप के देता है एक आईसीआई, एक आती है आपके पास आरटीपी। और आपका बेटा रफली एग्ज़ाम पेपर आप सेफ साइड पर अगर आप समझे तो इनमें से ऑन एन एवरेज 16 नंबर तो मिनिमम है ही हैं कि वो अमेंडमेंट्स के पूछेगा ही पूछेगा। और एक्सट्रीम साइड पर 45 मार्क्स जैसे है, वो अभी तक का मैक्सिमम है कि इन्होंने 45 नंबर्स तक की अमेंडमेंट्स पूछ रखी है। तो लेट्स गो ऑन अ सेफ साइड कि वो 16 मार्क्स जो एवरेज है उसी की पूछेगा। तो अभी 20 नंबर प्रैक्टिकल्स का फोकस हमारा रहेगा, और जो हमारे 16 नंबर है मिनिमम वो हमारा अमेंडमेंट्स का फोकस रहेगा। अब उसको टैकल कैसे करना है अमेंडमेंट्स को, वो स्पेशल सुने। फर्स्ट प्रायोरिटी अमेंडमेंट्स के एंगल से जो आप रखेंगे वो रखेंगे बेटा अपनी आरटीपी। आरटीपी इंस्टीट्यूट जब देता है तो इसमें 3 पार्ट्स आपको देता है। एक वो आपको देगा बेटा इसमें क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट करके देता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये ज़्यादातर अमेंडमेंट्स पर ही बने हुए होते हैं कि अमेंडमेंट ये है तो उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। एंड इट्स वेरी लाइकली इन जनरल जो इनका ट्रेंड है 20 में से 2 क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ आते हैं। इन जनरल इनका ये ट्रेंड है। तो 20 क्वेश्चन ये किए, तो रेस्ट एश्योर्ड कि इसमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन की वेटेज जो होगी वो 3 से 4 नंबर की रहेगी। तो 6 से 8 नंबर जो होगा वो बेसिकली ये आपकी आरटीपी मैनेज कराएगी आपको। आप आरटीपी इंस्टीट्यूट डाल चुका है, सारे क्वेश्चंस उसमें से कोई भी होगा आप कर सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्लास के पैटर्न के ऊपर डिस्कस्ड है। उसके अलावा बेटा वो डालता है जुडिशियल अपडेट्स, इसमें वो कुछ सेलेक्ट केसेस डालता है। एक तो बेटा आईसीआई वाले क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट केसेस बुकलेट डीटी आईडीटी की कंबाइंड आती है। आईडीटी वाली जो इसमें पोर्शन है इसमें करीब इन्होंने, नहीं 150 तो ज़्यादा है बेटा, 80 केस लो जो है बेटा इन्होंने डाले हुए हैं। ज़्यादा नहीं डाले बेटा, 70 बच गए तुम्हारे देखो। जी अच्छा, ये जो 80 इन्होंने केस सेलेक्ट कर रखे हैं बेटा, ये इन्होंने
2015 बिगनिंग में ये बुक छापी थी, उस टाइम इसमें 80 थे और 1 साल से तो ये यही चला रहे हैं। तो इसमें कुछ नया एडिशन नहीं हुआ है, 80 केसेस इसमें है। और जनरल ट्रेंड है कि इंस्टीट्यूट केस स्टडी जब पूछता है तो इन जनरल जो उनके मटेरियल में उन्होंने दे रखी होती है उसी में से पूछता है। तो ये जो 80 केसेस हैं इनमें से पूछेगा। अब ये जो है बेटा ये काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं हुई, 2015 के बिगनिंग में थी। तो इसको रिवाइज़ करने की बजाय वो क्या करते हैं, जो फर्दर कुछ केसेस होते हैं वो अपना आरटीपी में जो है वो एज अ जुडिशियल अपडेट्स दे देते हैं। फॉर्चुनेटली अब की बार काफ़ी कम दिए हैं, सिर्फ 10 केसेस दी हैं, विच इज़ अगेन वेरी सिंपल, सब पढ़े हुए कंसेप्ट के ऊपर है, बट अच्छे केसेस हैं, मतलब पढ़ने पर आपको लगेगा कि हाँ नॉलेज पूरी अप्लाई हो रही है केसेस में। तो इन 10 केसेस में से या इस 80 केसेस में से इसमें से बेटा वो केस लॉज आपको पूछेगा, जो केस लॉज 16 नंबर तक के जो हैं वो पूछ सकते हैं। 4 क्वेश्चन नॉर्मली केस स्टडी बेस्ड जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, चांसेस इन 10 में से पूछे जाने के ज़्यादा हैं बेटा, क्योंकि इसमें जो केसेस है वो काफ़ी हद तक जो हैं वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो आप इनको प्रायोरिटी पर रखें, विद नेम कोशिश करना, 10 ही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनको विद नेम की कोशिश करना। और ये जो है ये नॉर्मल कि हाँ केस ने बोला ये डिसाइड हुआ, इस एंगल से आप पढ़ना। ये पढ़ने में बेटा आपका 80 जो केस लो हैं इसमें रफली इनके 70 के आसपास पेजेस इन्होंने कंज्यूम कर रखे हैं। तो ये 70 पेजेस का टाइम फिर अगेन थोड़ा सा मुश्किल है कि 70 पेजेस का टाइम कहाँ से होगा। तो इन 80 केस लो का एक कंपाइलेशन हम तैयार करते हैं, जिसमें हर केस स्टडी का रेदर देन गोइंग इनटू फुल डिटेल जो क्रक्स के छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो लिख करके हम डेवलप करते हैं। तो वो जो होंगे वो लिस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमारे मटेरियल के सेंस में ये टोटल 16 पेज का मटेरियल है। इस 80 में से लगभग 40 केसेस तो वो होंगे जो आपने कोर्स के डिस्कशन के दौरान ही नॉर्मल पढ़ रखे हैं, थोड़े बहुत अलग होंगे बट कंसेप्चुअली उसी पैटर्न पर आपके सोल्व हो जाएंगे। तो वो आप अपने टाइम की सहूलियत के हिसाब से देख लो, 70 पेज पढ़ने हैं तो 70 पेज पढ़ लेना, नहीं तो जो समरीज आपको मिलेगी वो समरी पढ़ लेना, बाकी मुझे पता है हाँ जी कि आपने पढ़ना क्या है। ठीक, अगला आरटीपी में जो ये डाल के देते हैं बेटा, ये डाल के देते हैं स्टैट्यूटरी अपडेट्स, लास्ट 6 महीने की जो है वो अमेंडमेंट्स। और यही अमेंडमेंट्स बेटा ये जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है इसमें रिपीट रहती है। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री मटेरियल को तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत है नहीं, दिस इज़ यूजलेस फॉर यू। आपका फोकस एरिया जो होगा सिर्फ इनके ऊपर चलेगा। देखिए जी, और इन सब को हम जो है बेटा हम अपनी अमेंडमेंट बुकलेट वगैरह जो है उसमें कंपाइल कर लेते हैं। और प्रेफरेबली जो है वो ये है कि आप इनके मटेरियल से पढ़ने की बजाय हमारे मटेरियल से पढ़ लें। इन द सेंस चीज़ वही होगी बट इसका प्रेजेंटेशन उस पैटर्न पर होगा, उस तरीके से होगा जिस पैटर्न पर आपका माइंड डेवलप है। और हमने इसमें एडिशनल काम ये कर रखा होता है, जैसे लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर केस लो है, वो इन्होंने मेंशन किया कि केस में ये फैक्ट्स थे, ये डिसाइड हुआ। हमने जो समरी तैयार करी हमने भी उसमें वही लिखा कि ये फैक्ट्स हैं और ये डिसाइड हुआ, शॉर्टकट में कीवर्ड्स में लिखा। बट हम उसमें एडिशनल काम साथ में ये कर लेते हैं कि अब वो पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्लास में पढ़ी हुई क्या चीज़ें दिमाग में आ सकती हैं, वो चीज़ें हम उस केस लॉ के नीचे साथ में मेंशन करके दे देते हैं। इन जनरल होगा, आप केस पढ़ोगे तो कई बार आपको ये लगेगा यार इसमें ये डिसाइड हुआ बट हमने मार्केटेबिलिटी के कंसेप्ट में तो शायद कुछ और बात पढ़ी थी। तो वो रिकॉन्साइलेशन जो होगा वो हमारे मटेरियल में वो नोट के तौर पर मिल जाएगा जी। हम क्लास में अगर हमने ये पढ़ा था तो वो इससे अलग क्यों है, फैक्ट्स ऑफ द केस में डिफरेंस क्या है, क्या स्पेशल बात है, वो नोट्स वगैरह जो होंगे वो सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। इधर ये जो 10 केसेस है, इन्होंने 10 केसेस में अपनी एक बात बोली कि ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चर है। वो एक्टिविटी मैन्युफैक्चर है, आपने पढ़ लिया। एक तरीका तो क्या था, समझ नहीं भी आया कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट लग नहीं रहा, फिर ये मैन्युफैक्चर कैसे रट लिया। हमारा मटेरियल जो होगा वो वही केस लो देगा, फिर उसके नीचे हम आपको फिर एग्जांपल्स और ऐड करेंगे 3-4 कंपैरिजन के लिए, कि उसके लॉजिक को समझने के लिए ये आप कुछ चीज़ें और सोचें कि इन केसेस को हमने क्लास में पढ़ा था और इन टेस्ट पर मैन्युफैक्चर हुआ था। उसके बाद अब केस लो को आप पढ़ोगे तो वो लॉजिक्स आपको रिकॉन्साइल हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप इन सब को अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा वो बेसिकली इस
मटेरियल में जो होगा वो आपको सारी मिल जाएंगी। तो ये 16 नंबर से लेकर के 45 मार्क्स तक डिपेंडिंग अपॉन आपका लक कैसा है उस हिसाब से ही आ जाएगा। और अगर ये 45 नंबर का आ गया तो 20 और 45 65, आधे लोगों की तो इच्छा इसके साथ ठीक है। और अगर ये 16 नंबर का है तो 20 और 16 36, अब 4 नंबर की मेहनत रह गई। भाई पहले तो टेंशन निकालो पास होने वाली ना, उसके बाद तो जितना मर्जी सोचते रहो। तो इस पैटर्न के बेसिस पर आपको चलना है। अच्छा, अब तीसरी बात, रिवीजन करते टाइम आपको जो अगली ज़रूरत पड़ेगी वो ये होगी कि पढ़ते टाइम ठीक है सब कुछ डिटेल्स में पढ़ लिया, कंसेप्ट बिल्डिंग के एंगल से सब कुछ पढ़ लिया, बट रिवीजन करते टाइम फास्ट थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। किसी चैप्टर पर हमें सेलेक्टिव होना हो या किसी चैप्टर को हमने फुल डिटेल्स में पढ़ना हो, तो वो मैं आपको बैच खत्म होने के बाद एक लिस्ट वो भी पूरी कंपाइल करके दूंगा कि किस चैप्टर पर किस एंगल से आपको एम्फेसिस जो है वो रखना है। जैसे एक कोई चैप्टर इस एंगल से इम्पोर्टेंट होगा कि बेटा उसमें अमेंडमेंट हुई है, जैसे मेरा चैप्टर है डिमांड एंड रिकवरी, वो आपका गारंटीड क्वेश्चन है पेनल्टी। ऐसे ही हमारे पास एक चैप्टर इस एंगल से इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो चैप्टर में जो है केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, दैट इज़ वन ऑफ द चैप्टर जिसमें से केस स्टडीज़ वो काफ़ी पूछता है। तो वो मैं आपको क्या करूँगा, जो हमारे टोटल चैप्टर्स थे उसका वो एक पैटर्न आपको बना करके दूंगा कि हाँ हमारे पास जनरली एग्जामिनर ये क्वेश्चंस पूछता है और इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको एम्फेसिस रखते हुए जो है वो पढ़ना है। लेट मी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच दे आस्क इन द एग्जामिनेशन। वो बेसिकली बेटा आपसे 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछते हैं। वन इज़ योर कंप्यूटेशनल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का है, जो मैंने आपको एरिया बोले। सेकंड इज़ योर थियोरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें वो प्लेन थ्योरी पूछेंगे, डिस्कस दिस। तीसरा जो है दैट इज केस स्टडी। कंप्यूटेशनल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, केसेस के लिए रिसोर्सेज आपको बता दिए, और केसेस में मैं एक लिस्ट आपको साथ में ये भी दूंगा कि आपने इतने सारे मटेरियल में जो केसेस पढ़े हैं उसमें से बाय नेम आपको कितने केसेस जो हैं वो फाइनली याद रखने हैं। मैंने आपको जितने टिक कराए ड्यूरिंग द डिस्कशन वो बेटा 15-20 से ज़्यादा केस लो नहीं बने होंगे, इतने तक सफिशेंटली आप जो है वो मैनेज करके चलेंगे कि हाँ इतने हम याद कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 मेरे डिस्कशन से आए होंगे और 10 ये जो जुडिशियल अपडेट्स वाले जो मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट वाले ये हैं। 30 केस लो इन टोटलिटी मैक्सिमम। और किसी बच्चे को अगर 30 केसेस पर भी बर्डन लगे तो उसमें भी सिंपली से आपको बता दूं बेटा कि केस स्टडी बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन 4 आएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में जब वो केस स्टडी बेस पूछेगा तो वो आपसे हमेशा कहेगा आंसर विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लो, मीनिंग देयर बाय केस लो का नाम लिखना आपके लिए मैंडेटरी है। ना लिखने पर आधा नंबर कटता है। केस लो का नाम ना लिखो, डिस्कशन आपने किया, डिस्कशन तो आप कर ही लेंगे, नाम की प्रॉब्लम रहेगी तो नाम ना लिखने पर आधा नंबर कटता है। क्वेश्चन है 4, आधे नंबर का मतलब 2। तो याद कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं तो माइंडसेट चेंज कर लो। मैं 98 नंबर का पेपर देने जा रहा हूँ, पॉइंट क्लियर है? तो अप टू यू, फर्स्ट प्रेफरेंस याद रखो, नहीं हो पाए तो उसकी वजह से टेंशन नहीं लेने की, मिक्सअप हो रहे हैं, सिंपल ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर का फर्क पड़ेगा, वो जो होगा वो मैं मैनेज कर लूँगा। पॉइंट बिल्कुल 38 हो गए, बात ठीक कह रहे हो। तो इम्पोर्टेंट सारे एरियाज जो होंगे वो बेटा मैं आपको लिस्ट पूरी एक मेंशन करके लिख करके दूंगा, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जाएं तो दिस टाइम वैसे फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर आल्सो वर्किंग अपॉन समरीज, तो इट्स वेरी होपफुल कि बाय दिस मंथ एंड तक पूरे सब्जेक्ट की जो है वो समरी आपके पास आ जाएगी। ज़्यादातर समरीज मटेरियल में मैंने इनबिल्ट भी करी है, इन द सेंस हर कंसेप्ट के बाद एक डायग्राम है, बट स्टिल एक बुक जिसमें सारे डायग्राम्स और फिर उनसे रिलेटेड केस स्टडी एक एक लाइन की जो होगी उसकी हमारी कोशिशें जा रही हैं, वो आ जाएगी तो फिर वैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेन पार्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। एग्जामिनर को जो मेन प्रॉब्लम है इस पेपर से वो ये है कि बच्चा आंसर शीट में जो लिख रहा है उससे पढ़ के एग्जामिनर कहता है कि हमें ये तो समझ आता है कि बच्चे को इसका आंसर पता है,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम इज दैट कि जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो प्रेजेंटेशन वो नहीं है जो एक प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए। और कुछ मिस्टेक वो कहते हैं कि हमें ऐसी मिलती है कि हमें देख के शर्म आ जाती है कि ये बच्चा फाइनल तक कैसे पहुंचा। जैसे अब बेटा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो या तो 2 नंबर का होगा या 3 नंबर का या 4 नंबर का, दैट्स ऑल। इससे ऊपर के मार्क्स के वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। क्वेश्चन छोटे कम नंबर के होने का आपको ये फ़ायदा है ज़्यादा नहीं लिखना, और कम नंबर का जब क्वेश्चन होता है तो जनरली पूरे मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इवैल्यूएशन का जनरल पैटर्न 2 में से 2 देगा अगर सही है। 7 नंबर का होगा तो बेटा वो जनरली पूरे नहीं देंगे, बट कम नंबर का होगा तो वो आपको पूरा देगा, आपके लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। नेगेटिव इसमें से फिर रहता है बेटा 2-2 नंबर के पूछेगा तो बहुत सारे पूछ सकता है, सारे चैप्टर पूछ सकता है। ज़्यादा पूछता तो उसे सेलेक्टिव होना पड़ता, मतलब इन द सेंस कि वो चाहेगा कवरेज पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रखे, हर एरिया में से छोटा छोटा पॉइंट जो है वो टच कर ले, बट डिडक्शंस वाले जो होंगे वो जनरली आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी। अब मैक्सिमम क्योंकि 4 नंबर का है तो एक इशारा सिंपल है, आपको वो नहीं चाहता बेटा एस से लिखना, लंबा कुछ भी नहीं लिखना। ये ऑडिट की तरह नहीं कि ऑडिट का क्वेश्चन है तो माइंडसेट तैयार है, लिखते जाओ, कुछ लिख के आना है। उसको लगना चाहिए कि हाँ हमने 1.5-2 पेज जो हैं वो भरे। हमारे पेपर में वो आपके साथ ऐसी उम्मीद नहीं रखता, वो कहता भाई साहब टू द पॉइंट लिखो, लीगल प्रोविजंस को लिखो, हमें बेकार की स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में कभी इस बात की टेंशन मत लेना कि यार एक शीट आई थी वो शीट भरनी है और एक्स्ट्रा शीट लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जितनी उसने वो शुरुआत में शीट दे दी उसमें भी एक पेज छोड़ा होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं हमने जब तक 4 शीट नहीं भरी तब तक पेपर नहीं हुआ। और एग्ज़ाम में ये टेंशन ज़रूर आती है, इसलिए नहीं कि हम नहीं, अब पड़ोस वाले ने मांग ली, और लड़के खास देना बेटा, लड़कियां मांगती रहेंगी शीट। मेरी बात समझ, हम लड़के तो मांगते ही नहीं बेटा, देखो से नहीं, हम बड़े पेपर सेव करते हैं, लेकिन हमें टेंशन आती है ये ऐसा क्या लिख रही होगी। तो टेंशन में मत पड़ना बेटा, ठीक है। तो लिमिटेड लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, लीगल प्रोविजन जो है उनके हिसाब से लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। मतलब 4 नंबर का बेटा अगर मैक्सिमम क्वेश्चन है तो आप उसकी एग्ज़ाम की आपकी जो शीट रहेगी उसका आप 80% भर देते हो तो वो 4 नंबर, सिंगल पेज की मैं बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल पेज का 80% अगर आपने भर दिया है तो वो 4 नंबर के लिए जो है वो एडिक्वेट है। दे विल नेवर इवेल्युएट यू विद द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, वो सिर्फ ये देखेंगे लीगल प्रोविजंस जो थे उसका डिस्कशन उसमें आया या फिर नहीं आया। अब लीगल प्रोविज़न से मेरा मतलब ये हो गया बेटा, लीगल प्रोविज़न में हमारे पास एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, सीबीसी भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, ठीक है जी। अब इसमें से जो एक्ट और रूल्स की अगर हम बात करें, सीबीसी में तो बेटा कभी सर्कुलर नंबर आपको याद ही नहीं करने, ये तो सिंपल है, एज पर सीबीसी सर्कुलर, नंबर का तो यहाँ इशू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस मैंने आपको बता दिए, 30 नाम याद हो जाएं तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो 2 नंबर की गेम है, बात खत्म हो गई। एक्ट और रूल्स ये आपके इम्पोर्टेंट हो गए कि हाँ एक्ट में सेक्शन नंबर, रूल्स में रूल नंबर। अब इस बात के चांसेस रिलेटिवली क्वाइट फेयर है, या आपने भी पढ़ते टाइम एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि बेटा आपको ना चाहते हुए भी कुछ सेक्शन याद हो गए हैं जो आप नहीं चाहते होंगे या आपको अपने से उम्मीद भी नहीं होगी कि हमें याद हो सकते हैं, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको याद हो गए हैं। 11A, 11AA, 11AC, 73, 75, 76, 7, तो कुछ हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद हो गए हैं। ये बहुत बच्चे होते हैं बेटा जिनको मतलब जो पहले से ही तय होते हैं हम याद नहीं कर सकते, वो भी आज सोचते होंगे ये याद कैसे हो गए। और जितने आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद हो गए हैं, मेनली बेसिकली याद आपको वही करने थे, मतलब जो बार बार बुलवाए गए थे उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था कि एग्ज़ाम का बेसिक फोकस एरिया जो होता है वो सेक्शन रहता है, तो वो आपको याद रहेंगे, ठीक है।
सारे आपको याद करते टाइम ज़्यादा लगे तो वर्कलोड अपना डिवाइड कर लेना, जो आपके आगे और पीछे हो एक्ट तू याद कर ले, रूल नंबर मैं याद कर लूँगा, दैट यू कैन ऑलवेज कोऑपरेट। और बाहर वालों को पता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में प्रोफेशनल्स की तरह एग्ज़ाम देंगे, बाकी अंदर आपको पता है हम कितने प्रोफेशनल्स की तरह एग्ज़ाम देंगे, ठीक है जी। तो यू कैन ऑलवेज डिवाइड योर वर्कलोड, ओके। अच्छा, अब एग्ज़ाम में अगर आपको कभी जैसे लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आया और आपको ये पता है कि ये जो है एक्ट में इसके बारे में लिखा था, बट यू आर कंफ्यूज कि सेक्शन ये था या सेक्शन ये था, तो आपको सेक्शन की दिक्कतें छोड़ देना, आप लिखो एज पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट, खत्म भाई, हमने पूरा एक्ट लिख दिया, तू ढूंढ ले कौन सा है। बात क्लियर है, ठीक है जी। ऐसे ही रूल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, रूल में कंफ्यूज हो, तो एज पर सेंट्रल एक्साइज रूल्स, तू ढूंढता रहे कौन सा है, हमने बता दिया इसमें लिखा है। फेयर इनफ, आपसे वो ये नहीं है बेटा बिल्कुल टेक्निकल उम्मीद रखता हूँ, सब रूल का तो मतलब वैसे ही नहीं है, वो रूल में भी दे आर क्वाइट कंफर्टेबल आप मेंशन कर रहे हो। दिक्कत तब बढ़ जाएगी जब आपको यार ये सेंट्रल एक्साइज रूल था या सैंडविच क्रेडिट रूल्स था, दिक्कत तब बढ़ जाएगी। अच्छा, वैसे मैंने आपको एक रफ पैरामीटर थंब रूल उसका दे रखा है, अगर फाइनल प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो तो सेंट्रल एक्साइज रूल है, अगर इनपुट स्टेज का क्वेश्चन हो तो सैंडविच क्रेडिट रूल्स है। तो वो आपको ज़्यादातर केसेस में दिक्कत आपको आने नहीं देगा, बट फिर भी अगर हो जाए तो फिर आप सिंपल लिखें एज पर सेंट्रल एक्साइज लॉ, एज पर सेंट्रल एक्साइज लॉ। बेटा लॉ में तो अब एक्ट रूल वूल सब आ गया, बात खत्म हो गई। ये सारे ऑप्शन है बच्चों ने सब डेवलप कर रखे हैं, ये मैंने नहीं कर रखे बेटा, बच्चे अपने आप में ही समझदार होते हैं और एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट करता है, वो भी समझता है ठीक है। अच्छा जी, तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है, एक्सेप्टेबल है, बट इमरजेंसी सिचुएशन के मेथड है, ये नहीं है रूटीन ही ऐसा बना लो हर क्वेश्चन में यही नजर आ रहा है एज पर सेंट्रल एक्साइज लो, तो वो कहेगा बेटा तू पेपर के पहले ही लिख दे ऑल द आंसर सारा एज पर, फिर बार बार क्यों दोहरा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, और हाँ जी, और सुनिए बेटा, अब जो बच्चे होते हैं बेटा दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो इन सेक्शन और रूल्स पर इम्फेसिस कम ही लेता है, ठीक है यार याद आया लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा जिसे इन सेक्शन और रूल नंबर से ज़्यादा प्यार है, बेटा वो प्रोविज़न तो बाद में ध्यान रख सकता है, पहले सेक्शन। अच्छा, वो कई बच्चे ऐसे लिखते पाए जाते हैं एज पर सेक्शन 66B ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम। अब नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, देखो बहुत कुछ लिखने को वैसे नहीं होता, तो वो कहता है जो फैला सकूँ वो ही फैला लूँ, तो इसको बेटा आपको फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रॉन्ग इम्प्रेशन देगा एग्जामिनर को कि आप टाइम पास कर रहे हैं। वो कहता है इसको फैलाने की बजाय इसको फैला लो, इसको ये शॉर्ट लिखने की बजाय इसे पूरा लिखो, rather देन कि यहाँ ये ज़बरदस्ती का फैला रहे हो। और इन जनरल यहाँ बच्चा मिस्टेक यही करता है कि वो शॉर्ट में ही लिखता है, क्यों, वो एसएमएस प्रॉब्लम है बेटा। अब ये मोबाइल का यूज़ हमको हैबिट डाल चुका, पूरा तो हमसे लिखा ही नहीं जाता, आई हाउ आर यू, दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन बेटा। हाँ जी, ये आप विश्वास नहीं करोगे, बट पेपर्स बेटा बच्चा लेकर के आता कई बार कि सब मैं फेल हो गया, मैंने आंसर शीट निकलवाई, आप चेक कर दोगे इसमें क्या मिस्टेक है, मैंने तो सब आंसर टैली कर लिए, सब वही हैं जो सजेस्टेड में आए हैं, आंसर तो वही होते हैं बेटा, बट वो लिख ऐसे रहा होता है, एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल ऑन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर। तो लिखा तो ठीक है बेटा, मैं नहीं कह रहा गलत लिखा है, लिखा उसने वही है जो कंसेप्ट है, बट पॉइंट ये एग्जामिनर कैसे भाई साहब क्या चल रहा है ये। तो ये आप कितना भी कोशिश करना बेटा, ये आपसे होगा, मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ये होगा ही आपसे, तो आपके क्योंकि माइंड में इनबिल्ट है, मैं तो ये सुनोगे तो शायद हो सकता है कि वैसे शायद 10 जगह होता अब 6 जगह हो जाए, ये ऐसा नहीं होगा ना हो, होगा,
ये पक्का है बेटा, आपने कोशिश सिर्फ ये करनी है कि हाँ कम हो जाए, इसको आपने स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, ऐसा मत करना। ठीक है बेटा। और कई ऐसे लिखेंगे सेक्शन 66B, एज पर सेक्शन 66B दिस, तो वो ये लवारिस नहीं छोड़ना बेटा, इसका मतलब बता करके चलना कि किसका है, क्लियर है, इसका है नहीं किसका है वो बता करके चलना। ये छोटी छोटी सी बातें, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो टेक केयर करना है दैट इज़ कि आप सिर्फ सेक्शन नहीं लिखें, किसका है उसका रेफरेंस दें। ये जो है ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के, फाइनेंस एक्ट 1994 पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके पास रहे। और आप जब भी आंसर्स लिखें तो ये एसएमएस लैंग्वेज जो है उसको जो है वो अवॉइड करें। 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेनली ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगली बात, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया और आपको क्वेश्चन का आंसर तो एनालिसिस से समझ आया कि हाँ आंसर ये होना चाहिए, आपको शायद क्लास में पढ़ा हुआ भी हो तो आपको पता है यही है, पर केस लो का नाम आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो अगर केस लो का नाम ध्यान है तो नाम लिखो, नहीं ध्यान है तो गलत मत लिखो। ये नहीं सोचना यार इतने सारे थे उसे भी कौन सा पता होगा। हाँ जी, तो उसके पास तो बेटा वो स्टैंडर्ड आंसर शीट हाथ में होगी, तो उसे कुछ नहीं पढ़ना, वो तो उसमें से देखेगा। तो ऐसा ना हो हीरा चंद था और आप उसे लालचंद लिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट पता है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। फिर आप ऐसे लिख सकते हो एज पर अ रिसेंट केस लॉ, एज पर अ रिसेंट केस लॉ। अच्छा, अब ये रिसेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा वो लेटेस्ट ही पूछते हैं। अच्छा, अब दिक्कत ही आएगी सर, उसमें हमने लिखा एज पर अ रिसेंट केस लॉ, ये लाइन तो मैंने लिख दी, फिर मैंने लिखा इट वाज डिसाइडेड बाय, तो अब सर मुझे ये याद नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो लिखो ही मत ना, आपको इट वाज डिसाइडेड बाय कोर्ट। बात को आप सिंपल, इट वाज डिसाइडेड बाय कोर्ट, ठीक है। वो इसको बुरा नहीं मानेगा बेटा, वो भी समझ रहा है कहाँ से याद करोगे इतने सारे। और बेटर इंप्रेशन करने के लिए बेटा इसके आगे लिख देना ऑनरेबल, चाहे आप इज्जत करो या ना करो, लिखने के लिए आपने उसे लिख देना है एंड द ऑनरेबल कोर्ट। समस्या तब आ सकती है, वो डिसीजन ट्रिब्यूनल का था। ठीक है जी, अगर कोर्ट का ही निकला तो बात ठीक है, बट अगर ट्रिब्यूनल का था तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो फिर आपको अगर लग रहा हो नहीं है ट्रिब्यूनल का भी हो सकता है, तो फिर आप ऐसे ना लिखें, ठीक है ना। फिर आप लाइन की लैंग्वेज चेंज कर ले, रिसेंटली इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय जुडिशरी, फिर आप लैंग्वेज चेंज कर लो। सब सॉल्यूशन है, सब रेडीमेड सॉल्यूशन है बेटा। अगर आपको ये पक्का पता है कोर्ट का था, कोर्ट की सिर्फ कंफ्यूजन है तो सिंपल ऑनरेबल कोर्ट। और आपको लग रहा है नहीं ट्रिब्यूनल का भी हो सकता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है कि इट हैज़ बीन सेटल्ड बाय जुडिशरी, जुडिशरी इज वाइड इनफ, वो सब चीज़ों को जो होगा वो टेक केयर आपको कर लेगा। पॉइंट क्लियर है। और बच्चे बेटा क्या इनोवेटिव तरीके यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्ज़ाम में उसने पहले तो क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो बेटा क्वेश्चन पेपर को बच्चा पढ़ता है। अब पहले तो वो क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम ही देखता जाएगा मुझे क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा। बच्चे 2 तरीके से आंसर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा हर क्वेश्चन के बेटा आपके सब पार्ट रहेंगे, तो बच्चा कहे क्वेश्चन नंबर 1 ए पढ़ा, आ गया आंसर शीट पर 1 ए आ गया, बी नहीं आता छोड़ दो, सी आता है सी आ गया। जो आते हैं पहले सब कर लेगा, फिर जो नहीं आते वो पेपर में बेटा एंड में जाकर चल रहा होगा उसका 1B याद आ गया। तो ये पैटर्न जो है ये आपको नहीं करना। जो क्वेश्चन आते हैं करने वही हैं, बट इस सीक्वेंस में नहीं करने बेटा, क्योंकि एग्जामिनर मेहनत नहीं करेगा कि वो ढूंढे कहाँ गया बी, पहले मैं बी ढूंढ लेता हूँ, वो बोलेगा इसको आता ही नहीं होगा, वो पहले ही 0। तो आपने जो पैटर्न करना है, ए आता है ए लिख दिया, बी नहीं आता उसके नाम का एक पेज छोड़ दो। पैसे आपके लग नहीं रहे बेटा, आपको कितनी भी सीट मिलेंगी आप ध्यान रखो। तो नहीं आता उसको छोड़ दो, याद आ जाए या आस पड़ोस वाला मदद कर दे, चाहे जैसे भी हो, तब उसको जो होगा वो फिलअप कर दो।
ये सीक्वेंस गलती से भी मत रखना। दिस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स बेटा। वो बाद में लिख आते हैं बट वो इवेल्युएशन में नहीं चढ़ा होता। और आईसीआई ने बेटा कितने मजे ले रखे हैं। आप रिवेल भर लो, आपको आंसर शीट भी दे देगा, लेकिन क्या कहेगा, देख लेख कर कुछ नहीं सकता। उसने किसी के मार्क्स अगर नहीं दिए, आप उसमें ये नहीं कह सकते भाई साहब इसके नहीं दिए। वो क्या कह रहा है, भाई साहब ये सिर्फ किस लिए दिए, देख लो। देख के जितना मर्जी जी भर लो, लेकिन आप आईसीआई के अगेंस्ट कर कुछ भी नहीं सकते। तो बेटा रिट विट तू बेटा तेरा अटेम्प्ट लगाएगा या रिट में बात करेगा। हाँ जी देख, ये तो ज़्यादा ही पड़ गया। हाँ जी, तो कोशिश करके देखना कि तो रिट फाइल करे, घर वाले बोलेंगे बेटा पढ़ ले। हाँ जी, तो हाँ मेरी बात नहीं समझे बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ते नहीं हैं, आपके उन्होंने बढ़ा दिए बढ़िया, उन्होंने नहीं बढ़ाए तो आप जाके नहीं कह सकते बढ़ाओ। उन्होंने बढ़ा दिए, ही मस्ट बी वेरी लकी वन बेटा। बट अगर उन्होंने नहीं बढ़ाए और तुम्हें दिख रहा है इसके मार्क्स नहीं चढ़े, तो तुम जाके कोर्ट में नहीं कह सकते ये नहीं चढ़े इसके बढ़ाओ। मेरा आंसर पूरा सही है, आपने एक ही नंबर दिया, इसके 4 होने चाहिए कम से कम मार्क्स 2। आप नहीं कह सकते हो, कहते ये शीट से तुम्हें पता चल गया क्या मिस्टेक थी, अगली बार ठीक करना। बेटा नहीं हुए मैं ये नहीं कह रहा, आपने भरा, क्वेश्चन चेक नहीं हुए थे, उन्होंने चेक करके वापस मार्क्स बढ़ा दिए, वेरी गुड। उन्होंने खुद बढ़ा दिए, लेकिन उन्होंने मान लो नहीं बढ़ाए, आपने आंसर शीट निकाल ली, आंसर शीट में आप देख रहे हो मार्क्स नहीं दिए, आप कुछ नहीं कर सकते। देख के तसल्ली कर सकते हो, हाँ ये बात है। अच्छा, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सीरियस, इसे छोटा इशू मत समझिएगा बेटा। मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द स्टूडेंट है, क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करने हैं, जो नहीं आ रहा उसको आप छोड़ दो। और एक प्रॉब्लम आपको वंडरफुल ये बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आया 4 नंबर का, बच्चे ने इवेल्युएट किया, इसके लिए मुझे 12 लाइन लिखनी है, बट 12 लाइन में लिखना क्या है वो तो आ नहीं रहा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं आप सबको आंसर पता है, बट लिखते टाइम जो है वो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको ये तो पता है कि हाँ 4 नंबर का है, 12 लाइन लिखनी है, बट उतना स्टफ नहीं है। तो बेटा वो कैसे मैनेज करता है, पेपर पर एक लाइन इधर डालता है, एक लाइन इधर डालता है। मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, आप असर नहीं करते हैं। उस्ताद है पूरे बच्चे बेटा। अब वो कह रहे भाई बिना लाइन डाले तो यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा ना, तो पहले तो यहाँ 2 कर दो। अच्छा 2 का उसका जस्टिफिकेशन है, यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन नंबर, और ये एग्जामिनर के लिए बनाया, मार्क्स लिखिए बेटा। बच्चा अपना स्मार्ट है, ठीक है। अच्छा, उसने पहले लिखने का एरिया कम कर दिया कि हाँ अब मैं 8 लाइन भी लिखूंगा तो वो 12 जैसी लगेगी। अच्छा, अब 8 लाइन भी नहीं आती, उसे 6 आती हैं, तो बेटा वो लिखता कैसे है, लिखना स्टार्ट करेगा बेटा, पहली लाइन तो यहाँ ख़त्म करेगा, दूसरी लाइन यहाँ ख़त्म होगी, तीसरी लाइन यहाँ ख़त्म होगी, चौथी लाइन यहाँ ख़त्म होगी। पीपल यूज टू डू दिस थिंग, आप मजाक समझते हो बेटा। लेट मी शो यू, एक बच्चा बेटा जो अदरवाइज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट एग्जाम में आ गया उसको प्रॉब्लम। एग्जाम में बेटा अब उसको लिखने में कितनी मौत आती है देखो आप जरा। एक क्वेश्चन आया प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस के ऊपर, अगला बेटा आंसर ऐसे लिख रहा है देखो, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, एक लाइन छोड़ दी, 12 दिखनी है भाई। ए सर्विस प्रोवाइडर, देख ले बेटा कितना खुला लिख रहा है, इसका बस नहीं चला, नहीं तो एक एक में गैप लिख देता। देखो एक्स वाई लिमिटेड, अब देखो जरा इसके स्टाइल को देखो, इन टैक्सेबल करेक्ट। रियल पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको, पीपल आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। और आके सबको ये बोलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 1 पेज लिखा, उसकी तो ये एक एक लाइन काउंट हो रही है। यहाँ देखो मुझे लो, सर्विस रिसीवर ओवरसीज फर्म इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये तो बेटा टैक्सेबल को भी 1 लाइन में लिख सकता था यहाँ भी। पीपल आर अडोप्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस एंड एग्जामिनर इज वेरी मच इरिटेटेड विद दिस। और इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है बेटा, आप समझो आपने ऐसा नहीं लिखा, पर आपसे पहले जो पेपर चेक हुआ अगर उस बच्चे ने भी ऐसा लिखा था तो आपकी आंसर शीट पर उसका इम्पैक्ट आएगा। अब ये मत सोचना, वो एग्जामिनर के पास अगर ऐसे 5 पेपर भी आ गए तो बेटा वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, जिसका सही भी पेपर होता है ना उसमें भी वो ठीक से नहीं देखता, फिर वो चलो यार सब एक जैसे होते हैं काटो। तो बी केयरफुल, आपको ऐसा नहीं करना। और बच्चे ऐसा बहुत ब्लेंडर करते हैं बेटा,
अच्छा, और देखो, और जैसे ये क्वेश्चन था कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे हमने एक पॉप्स रूल में हमने एक रूल पढ़ा था कि हम एक वो सर्विस दे रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, और परफॉर्मेंस कई जगह है, याद है वो आपको, मल्टीपल। तो उसमें से हम देख लेंगे मैक्सिमम, याद आ गया वो? यस। तो वो वाला क्वेश्चन था अपना। तो अपना देखो उसने क्या लिखा, प्रोवाइडर एक्स वाई दिस, रिसीवर दिस, टाइप ऑफ सर्विस टेक्निकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड की गुड्स का कुछ इंस्पेक्शन होना था, और टेस्टिंग जो थी वो ऐसे ऐसे कैरीड आउट हुई। तो बेटा ये सब डाटा पता है, ये सारा डाटा क्वेश्चन का था, और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में इसे 3 लाइन में लिखा था। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में इसे 3 लाइन में लिखा था, अगला उसी से मजाक कर रहा है, उसी को लिखा है अभी तक, 12 लाइनें तो उसी में लिख दी। ठीक है जी, इसमें अपना भी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एग्जामिनर का ही सारा टाइम पास किया, और जब अपना लिखने की बारी आई तो ये बेटा इसका अपना आंसर था। ये फिर देख लेना, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल 7, और ये कहानी। ठीक है जी, ये देखो पॉप्स रूल नंबर 7, देख रहे हो आप इसको, पॉप्स। अब पढ़ने वाला पढ़ता रह जाए, ये क्या आ गया आप समझो। बेटा अब वो मजबूर है, इसमें इसकी गलती नहीं, मैं कह रहा हूँ ये एसएमएस जनरेशन की प्रॉब्लम है, वो पूरा लिख ही नहीं सकता, हाथ टूट जाएंगे पूरा लिखेगा वो। हाँ जी बेटा, वो तो शीट भरनी थी ना, इसलिए लिखा हुआ है। तो पॉप्स रूल और फिर ये नंबर 7, ऐसे कभी नहीं लिखना होता बेटा, ये लाइन ही गलत है, आपको क्या लिखना था, एज पर रूल 7 ऑफ प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स, और साल लिखोगे तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन साल 2012 के जैसे थे तो वो लिखोगे तो और बेहतर है। और समझना, पॉप्स रूल नंबर 7 एंड इट हैज बीन लेड डाउन, पॉप्स रूल नंबर 7 एंड इट हैज बीन लेड डाउन। मैं आपको बताऊं बेटा, ऐसा होगा, मैं स्टूडेंट है वो करेगा ऐसा, आप ऐसा समझना, ये पेपर किसी और का मैं उसे पकड़ाऊं ना, तो वो ये सारी गलतियां निकाल के देगा, सर क्या लिखा है, रूल नंबर 7 थोड़ी ना लिखते हैं, इट हैज बीन लेट डाउन ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, लेकिन अपना जब लिखते हैं ना बेटा, तो पता नहीं चलता हम क्या लिख रहे हैं। अपने में ये दुनिया को यही बोलेगा, आईसीआई ने मार्किंग गलत कर रखी है, मैं ठीक लिख के आया था। अभी और पढ़ो जरा, एंड इट हैज बीन लेट डाउन अंडर दैट वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट मोर देन। अब इसको फिर वही प्रॉब्लम है, लिखना तो है नहीं, ये 1 आ गया न्यूमेरिकल। ठीक है जी, 1 प्लेस और एट मोर देन 1 प्लेस, नहीं यही लाइन आपको समझ में, वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट मोर देन 1 प्लेस और एट मोर देन 1 प्लेस। आप फील कर पा रहे हैं? यस। इसको नहीं पता चला होगा ये क्या लिख रहा है, बट ये लिख रहा है ऐसा। अच्छा, और फिर इन इंडिया, फिर इसे याद है नहीं यार, छोड़ो, टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, द प्लेस ऑफ प्रोविजन, अब अगली लाइन पर और ध्यान देना, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस शैल बी वेयर द लार्जेस्ट सर्विस इज प्रोवाइडेड, लार्जेस्ट सर्विस इज प्रोवाइडेड। अब ये लार्जेस्ट कहां से आ गया बेटा, सर्विस लार्जेस्ट कब से हो गई? हाँ जी, प्रपोर्शन कहीं लिखा ही नहीं अगले ने। अच्छा, और क्या, इन दिस केस आसाम 35%। तो अगले को आंसर पता, आप इस चीज को फील करो, ऐसा नहीं कि उसकी पढ़ाई में कमी है, बट जहां वो रह जाएगा, इसके नंबर बेटा बिलो 30 थे, वो सिर्फ रीजन यही था कि अगला का दिमाग जो था ना, नॉलेज सारी थी, बट वो समझ ही नहीं पा रहा है इसको प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे किस तरीके से करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्मॉल थिंग्स। इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पेपर इतना स्कोरिंग है बेटा कि आप गारंटेड इसमें 60+, मेहनत करो तो 80+, कुछ भी ऐसा है ही नहीं इस पेपर में, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। इस एरिया में से क्वेश्चन आते हैं, इस मटेरियल में से क्वेश्चन आते हैं, एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल। ओनली पॉइंट इज दैट यू हैव टू टेक केयर लिटिल प्रिकॉशंस, प्रेजेंटेशन इस तरीके की मत करना। और देखो अगला क्वेश्चन, अगले में तो ऊपर की भी मेहनत नहीं करी, रूल 11। कौन सा रूल 11 बेटा? पता नहीं, ढूंढे एग्जामिनर ढूंढे, उसकी शीट में तो लिखा है कौन सा, फ्लाइट जर्नी बैंकॉक कोलकाता दिल्ली
अच्छा ये मूवी लिखना चाह रहा था, मूवीड डाउनलोड ऑन कटा डेली लाइक। बेटा मैं भी बहुत हंसता हूँ इस पर। एग्जामिनर आप समझना, उसको एक पेपर चेक करने के 25 रुपए मिलते हैं। वो सिर्फ मेरे को ये लगता है इसीलिए लेता होगा कि उसको लगता होगा यार कम से कम हंसना तो हो जाएगा। द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब देखो जरा आप इसकी वो लाइनिंग का पैटर्न देखो बेटा, इसने वही कर रखा है। पहले तो इधर छोड़ दो, फिर इधर छोड़ दो, और इसमें भी देख लो, यहाँ पहले छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ेंगे, फिर बनेगा ये आंसर 5 लाइन का। प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस शैल बी बैंकॉक। इट इज सैड दैट, भाई कौन कह रहा है, क्या चल रहा है? इट इज सैड दैट, राम जाने क्या चल रहा है। इट इज सैड दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड इट द पॉप्स, इट द पॉप्स शैल बी द प्लेस फ्रॉम वेयर फ्लाइट स्टार्ट्स। अच्छा फ्लाइट स्टार्ट्स एम्बार्क। अब भाई पैसेंजर एम्बार्क होते हैं, फ्लाइट एम्बार्क नहीं होती, मैं क्या समझाऊं इसको। फ्रॉम वेयर द फ्लाइट स्टार्ट्स इट्स जर्नी, इन दिस केस बैंकॉक। अगले को बस बैंकॉक पर ही फोकस रहा होगा बेटा इसमें, मेरी बात समझ, बाकी तो कुछ इसका फोकस में आया ही नहीं। ये जब आप हंस रहे हो तो साथ में हमेशा इसकी फीलिंग रखो बेटा, इतनी सिली मिस्टेक ही होती है हमसे, और इसी के सारे नंबर उड़ जाएंगे। जब भी हम घर आके बोलते हैं ना पेपर 100 नंबर का करके आया, आए 55, तो ऐसे ही नहीं आते। नेवर ब्लेम आईसीआई फॉर दैट। वो इसीलिए आते हैं बिकॉज ये वो मिस्टेक है जो आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगी कि हमने ऐसी मिस्टेक करी। अब और छोटी सी बात आप समझिएगा बेटा, लास्ट 1 मिनट और बोलता हूँ बेटा आपको, कि अब जैसे पहला क्वेश्चन बेटा कभी भी रहेगा तो ये आपका प्रैक्टिकल है, एंड आपको दिमाग में रखना है बेटा कि आपका पूरा इंप्रेशन जो पेपर का होगा वो इसी से होगा। आपको हर हालत में ये तैयारी करके जानी है कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे जो है वो अटेम्प्ट करूं। यहाँ जो भी ब्लैंक छोड़ोगे वो आगे आपके सारे इंप्रेशन को खराब करेगा। एंड प्रैक्टिकल में एक छोटी सी सावधानी रखिएगा, प्रैक्टिकल कभी भी करना तो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर स्टेटमेंट जिसका टाइटल आप प्रॉपर लिखेंगे। क्वेश्चन जो बोलेगा निकालना है वही उसका टाइटल होगा। अगर वो आपको बोले कंप्यूट वैल्यू तो स्टेटमेंट का टाइटल रहेगा स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बेटा आपके पास आजकल जो भी आ रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमेशा बोलेंगे सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट डाउन यूर एजम्पशंस एंड वर्किंग नोट। वो स्पेशल बोलते हैं आपसे, तो दे वांट यू कि आप हर काम जो भी कर रहे हैं उसका एक वर्किंग नोट लगाएं, और जो भी एजम्पशंस आपको लेनी पड़ रही है वो आप लें। कभी भी क्वेश्चन में ये लाइन आप देख लो, राइट डाउन एजम्पशंस, तो बी अलर्ट, उसमें कुछ ना कुछ एज्यूम करने लायक होगा, वो आपको ज़रूर लिखना है, नहीं तो आधा मार्क्स वो सीधा उसका जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। जिस भी चीज़ को वो एम्फेसिस से बोल रहे हैं राइट डाउन, नेम ऑफ केस लो, अजम्पशन, वर्किंग नोट, वहाँ लेकर के चलिएगा। ना लिखने पर हाफ मार्क्स जो होगा वो सीधा डिडक्ट हो जाएगा। लेट्स ट्राई विद दिस क्वेश्चन फॉर जस्ट 1 मिनट। अर्वल लिमिटेड not availing SSI exemption benefit sold a machine to Isha Limited for rupees 4 lakh excluding taxes and duties. A cash discount of 3% was allowed. हमने 3% कैश डिस्काउंट दिया since Isha Limited had made full payment in advance. The following additional details are available. इंस्टॉलेशन के खर्चे, ड्यूरेबल रिटर्नेबल पैकिंग, फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम फैक्ट्री टू बायर प्रीमाइसेस। क्वेश्चन कह रहा है इन डिटेल्स के साथ आपको जो काम करना है दैट इज यू हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईडी पेबल ऑन द मशीन, एज्यूम ट्रांजेक्शन इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, एज्यूम एक्साइज ड्यूटी 12.36 पुराना है, आज की डेट में 12.5 हो गई, एंड शो वर्किंग नोट। अच्छा इसने आपको सिर्फ क्या बोला बेटा, वर्किंग नोट्स, इसका मतलब एजम्पशंस आपको नहीं लिखनी। अच्छा अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लग रहा हो लिखनी है तो भी नहीं लिखनी, मतलब मैंडेटरी नहीं बोला, बट आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप लिखेंगे। अच्छा अब जरा बात करो जरा, इसने जो प्रोडक्ट बेचा था, अगर क्वेश्चन पर ध्यान दिया तो क्या बेचा था, मशीन, और ये निकलवा आपसे क्या रहा है बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ ईडी पेबल। तो जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईडी पेबल। क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट का नाम वो होगा। अच्छा नाउ फॉर ईडी पेबल यू नीड 2 थिंग्स,
rate and value. Rate has been given. Yes, so you have to work basically upon value. And valuation एक्साइज ड्यूटी के लिए इज, वैल्यूएशन एक्साइज ड्यूटी के लिए इज 3 जगह होता है, 3(2), 4(a) एंड 4(1). उन्होंने कुछ बताया प्रोडक्ट कौन सा है? नो, दैट मीन्स 4(1). एंड इट विल बी बेटर इफ यू राइट डाउन इट एज एन assumption. It has been assumed that the given product is falling under section 4. पॉइंट क्लियर है बेटा? अच्छा, अब सेक्शन 4 में जब आप पढ़ोगे तो 4 को कैसे पढ़ते हैं? 4(1)(a), 4(1)(b). आप मुझे इस लाइन की इंपॉर्टेंस बताएं। एज्यूम ट्रांजैक्शन इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। पार्टी रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? अनरिलेटेड है। पॉइंट क्लियर है ना? यस। अच्छा, अब बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप सोल्व करना चाहें तो जरा कोशिश करें। मशीनरी कितने की बेच रहा है? 4 लाख। कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 3%। किस लिए? ईशा लिमिटेड एडवांस पेमेंट कर रही है। यू हेल्प मी आउट। एडवांस पेमेंट कर रही है, एडवांस पेमेंट कर रही है, 3% का कैश डिस्काउंट दे दिया। यू विल गेट कंफ्यूज्ड, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। देखो जरा, मशीन में कितने की बेच रहा था? 4 लाख। ईशा लिमिटेड कहती है मैं सारी पेमेंट एडवांस में दूंगी, 3% कम कर लो। ये एडिशनल कंसिडरेशन है? नो। या ये कैश डिस्काउंट की स्टोरी है? कैश डिस्काउंट। आपके माइंड में लेकिन जरूर मिक्सर चल रहा होगा, बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा यार हाँ वो नोशनल इंटरेस्ट आया माइंड में। यस, बट प्लीज रिमेंबर नोशनल इंटरेस्ट एंड कैश डिस्काउंट आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स। मेरी बात समझिएगा। मैं अगर आपको पैसा एडवांस दे के जाऊँ, मेरे एडवांस से आप गुड्स बनाए, वो स्टोरी, और मेरे गुड्स बने हुए हैं और मैं ये बोलूँ उधार पर खरीदोगे इतना, कैश दोगे इतना, वो स्टोरी। क्या दोनों में फ़र्क है? यस। नोशनल इंटरेस्ट वाली स्टोरी किस पर जाती है? पहले वाले पर। दूसरे वाले पर क्या जाता है? कैश डिस्काउंट। आई होप यू आर नाउ क्लियर। यस। ये क्वेश्चन की स्टोरी कौन सी है बेटा? मैंने पैसे दिए उससे बनाया, वो वाली है, या ये नॉर्मल कैश डिस्काउंट है? नॉर्मल। और क्या इस कैश डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा? यस। ठीक है, तो जब कंप्यूटेशन चल रही होगी तो टोटल सेल प्राइस 4 लाख लेस कैश डिस्काउंट हो सकता है। यस। अच्छा, इसका बताओ, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ द मशीन। आप भूल गए, आपने कंसेप्ट पढ़ा बेटा। विजुलाइज करते हैं। इंस्टॉलेशन याद आता है? 2 तरीके की बात करी थी। पार्ट्स लाऊंगा, वहाँ मशीन खड़ी करूँगा, वो ऐड होता था। मशीन लाऊंगा, इंस्टॉल करूँगा, वो नहीं होगा। याद आ गया? कैसे? ये कैसा लग रहा है आपको? पार्ट्स ला रहा है फिर मशीन खड़ी कर रहा है, या मशीन ला के इंस्टॉल कर रहा है? मशीन ला के। मतलब बोलो, ये ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? यस। अच्छा, अब जब ये ऐड नहीं होगा तो आप इसे स्टेटमेंट में ऐड नहीं करेंगे, नीचे वर्किंग नोट से एक्सप्लेन करेंगे वाई यू हैव नॉट एडेड दिस इंस्टॉलेशन। अच्छा, इंस्टॉलेशन ऐड नहीं करना इस एग्जाम्पल में, इसके ऊपर सीबीएसई ने बोला था, सीबीएसई क्लैरिफिकेशन थी वहाँ पर। एग्जाम में आपको मुझे ये पक्का पता है, ये तो ध्यान रहेगा ऐड करना है या नहीं, बट आपको जो ध्यान नहीं रहेगा वो क्या रहेगा? सीबीएसई ने बोला ये क्या बात थी, तो कोई बात नहीं, आप उसका जिक्र मत करना। आप लिखना एज पर सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन प्रोविजंस इंस्टॉलेशन शैल नॉट बी एडेड टू कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू। पॉइंट क्लियर है? हर चीज का शॉर्टकट है। यू जस्ट हैव टू फोकस। नहीं, मेरे को सेक्शन और उसका एम्फेसिस नहीं है, एग्जामिनर आपसे करेक्ट लीगल प्रोविजंस अप्लाई कर जा रहे हो उसके एम्फेसिस है। अगली लाइन है बेटा ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग। यू आर एबल टू रिकॉल? ड्यूरेबल रिटर्नेबल पैकिंग आता है, पेप्सी ग्लास बोतल। यस। अच्छा, लाइन पूरी पढ़ो बेटा, उसने क्या लिखा? सच कॉस्ट हैज बीन अमोर्टाइज्ड एंड इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। अमोर्टाइज इस 4 लाख में है। अगर अमोर्टाइज इसमें है तो बेटा वो ड्यूरेबल मशीन ये पैकिंग 5000 की है। मुझे इससे कोई मतलब है या कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है।
साइड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम फैक्ट्री टू बायर प्रीमाइसेस। फैक्ट्री से बायर प्रीमाइस तक का ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस है। अच्छा आप मुझे बताएं हमारा प्रिंसिपल क्या था, हमें इसमें कुछ सोचते थे, याद आ रहा है क्या? अगर सेल फैक्ट्री पर ही हो गई है तो ये छोड़ के चलो, और अगर सेल वहां जाकर हुई है तो ऐड करो। क्वेश्चन के डाटा से कुछ पता चल रहा है? नो, अजम्पशन लो। और क्या लगता है रफ अजम्पशन क्या प्रेफर करना बेटा, कि सेल फैक्ट्री के गेट पर ही कंप्लीट हो गई थी। पॉइंट क्लियर है? और जानते सब है, मैं आपको बेटा फिर बोल रहा हूं, ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन आपको परेशान करेगा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा। प्रॉब्लम सिर्फ जो होगी दैट वुड बी ओनली ऑफ प्रेजेंटेशन। और स्कैनर अगर आप कर लोगे तो बेटा वो स्कैनर में इतने क्वेश्चंस होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वो सेट कर देगा कि क्वेश्चन आता है तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, आपका ऑटोमेटिकली एक पैटर्न सेट हो गया कि हमें प्रेजेंटेशन ऐसे देनी है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? थैंक यू एवरीबॉडी।